ओके जी, चैप्टर नंबर 7 आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है वो वेक्टर से मुतालिक है। सेकंड ईयर का आपको मालूम है कि हम स्टार्ट किए हुए हैं कोर्स। इसमें हम चैप्टर नंबर 7 में जहाँ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ हम कुछ प्लेन के बारे में भी पढ़ेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक वेक्टर और स्केलर में फ़र्क क्या है? आप ये जानते हैं, ये बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन है कि अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड स्केलर। ओके, फॉर एग्जांपल मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, ये तमाम ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनके लिए डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। ओके? टेम्परेचर जो है फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जी इस पॉइंट पर एक्स वाई जी प्लेन में एक्स वाई जी स्पेस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर इतना है, तो उसके साथ उसकी डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह लेंथ की हम बात करते हैं, तो लेंथ किसी भी डायरेक्शन में हम मेजर कर सकते हैं, यानी उसके साथ उसकी जो डायरेक्शन है वो मेंशन किए बगैर लेंथ को डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसी तरह एरिया को डिस्क्राइब किया जा सकता है, वॉल्यूम को डिस्क्राइब किया जा सकता है, और ये सारी क्वांटिटीज जो हैं ये स्केलर्स हैं। लेकिन अगर एक ऐसी क्वांटिटी हो जिसके जिसको मुकम्मल तौर पर इंटरप्रेट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ-साथ उसकी डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी हो, तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्प्लेसमेंट है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, वेट है, फोर्स है, मोमेंटम है, तो ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, वेक्टर को लिखते किस तरह से हैं? वेक्टर को आम तौर पर ये वेक्टर ए के ऊपर छोटा-सा एरो लगा दें, ए के नीचे छोटी-सी लाइन लगा दें। इस तरह से, या ए के ऊपर समटाइम इस तरह से लाइन लगाकर भी इसको वेक्टर ए लिखा जाता है, या कैपिटल ए बी। अब ये जो नोटेशंस है कैपिटल ए बी, ये स्पेसिफाई कर देती है कि वेक्टर पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट बी पे एंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल प्लेन में ये पॉइंट ए है, या स्पेस में भी हो सकता है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बनने वाला जो वेक्टर है उसको हम वेक्टर ए बी से मेंशन करते हैं। ये जो पॉइंट ए है ये उसकी टेल, और पॉइंट बी को वेक्टर ए बी का हेड बोलेंगे। अच्छा, मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है? आखिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमने एक वेक्टर बनाया है, तो इनके दरमियान कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस भी होगा। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। अब ये डिस्टेंस फाइंड कैसे करना है? फॉर एग्जांपल हम इसको ए बी वेक्टर की बजाय कह देते हैं वेक्टर ए, स्मॉल ए से फॉर एग्जांपल मैं इसे डिनोट कर देता हूँ। ओके, दिस इज वेक्टर ए, और उस वेक्टर ए के कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे। मैं सिर्फ अगर स्पेस में ही बात कर, चलें प्लेन में बात करते हैं। अगर ये प्लेन में मौजूद है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो वेक्टर ए के कुछ एक्स कंपोनेंट हैं, कुछ वाई कंपोनेंट्स भी होंगे। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि राइट ट्राइएंगल बना लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए ये है, दिस इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो उसके x के अलोंग है वो ये x है और ये y है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना हो, ये जो ग्रीन वाली लेंथ है, इसका अगर हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी हो, तो पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड से जब हम स्क्वायर स्क्वायर को खत्म करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हमारे पास फार्मूला है लेंथ का या मैग्नीट्यूड का। अच्छा, यहाँ ये जो आई और जे हमने लिखे हैं, इससे क्या मुराद है? ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। किसी भी एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन में हम एक स्पेसिफिक यूनिट तय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके दरमियान यहाँ से यहाँ तक कह देते हैं दिस इज वन लेंथ, यहाँ से नेक्स्ट फिर एक वन लेंथ है, फिर वन लेंथ है, वन लेंथ है, यानी टोटल अगर हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5, इसकी टोटल जो लेंथ है वेक्टर ए की लेंथ है 5.5। अपने समझने के लिए ये हमने खुद से एक यूनिट उसका फिक्स किया है। जैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, तो उसमें हम खुद से फिक्स करते हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, फिर उससे उतना ही आगे हम 2 यूनिट्स फिक्स कर लेते हैं।
तो इस तरह से हम चलते हैं। तो अगर यहाँ ए मैग्नीट्यूड जो है वो 5.5 हो, तो इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वाला जो वेक्टर होगा उसको हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए कहेंगे। क्या मतलब है, मैं यहाँ पर ये वाला एक वेक्टर बनाने वाला हूँ, रेड में आप देख सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन तो वही है जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो हम इसको ए हैट से लिखते हैं, और ए हैट फाइंड करने के लिए फार्मूला हम यूज करते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, अब ये जो हम आई और जे लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो, तो अलोंग एक्स एक्सिस जो 1 यूनिट का वेक्टर है, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट तक, तो इस वेक्टर को हम क्या देते हैं, वेक्टर आई। यूनिट वेक्टर आई है, इसके ऊपर हम हैट भी डाल सकते हैं और नीचे छोटी सी लाइन भी डाल सकते हैं। इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस जो 1 यूनिट होगा, फॉर एग्जांपल यहां तक, तो ये जो वेक्टर है इसको हम कह देते हैं वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर जे। अच्छा, अब हम अगर स्पेस में कोई भी एक वेक्टर लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए। तो हम ऐसा करते हैं, मैं प्लेन में समझाने के लिए सिर्फ प्लेन में डिस्कस कर रहा हूँ, आगे हम इसको स्पेस तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं कि इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ये है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर एक वेक्टर हो, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, चलें पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं इस तरफ भी वापस आता हूँ। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन और जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। ओके, इसी तरह हम बात कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन में। फॉर एग्जांपल ये मैं एक्स वाई प्लेन ड्रा कर रहा हूं, यहां पर हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं। सॉरी, ये वेक्टर है ए। अब इसके इक्वल वेक्टर क्या हो सकता है, हम ऐसा करते हैं कि इसी वेक्टर का, यानी हम एक ऐसा वेक्टर डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड इतना ही हो और उसकी डायरेक्शन भी यही हो। तो हम यहाँ पर एक नया वेक्टर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो वेक्टर है, एक पहले मैंने वेक्टर ए लिखा है और इस वेक्टर को मैं वेक्टर बी कह देता हूँ। तो आप जरा मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये जो दो वेक्टर्स मैंने लिखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्या ये इक्वल वेक्टर्स हैं। यस, एग्जैक्टली, ये इक्वल हैं। क्योंकि इक्वल होने के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं, एक तो ये है कि उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, यानी उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ भी बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर इक्वल हो सकते हैं चाहे उनकी पोजीशन डिफरेंट भी हो। क्या कहा मैंने, कि उनकी पोजीशन, यहां से आप इसको उठाएं और इसको उठाकर चाहे जहां मर्जी ले जाएं, यानी वेक्टर बी जो है, इस पूरे वेक्टर बी को हम यहां पर भी रख सकते हैं, 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 यहां भी रख सकते हैं, तो इसको यहां पर भी रख सकते हैं। ओके, तो अब ये जो हमने वेक्टर बी को जहां पर एडजस्ट किया है, इसको हम कहेंगे दिस इज द पोजीशन वेक्टर ए, यानी ए का पोजीशन वेक्टर, यानी वेक्टर को हम इस तरह से एडजस्ट कर दें कि उसकी जो टेल है उसको ओरिजिन पर हम फिक्स कर दें, तो वो उसकी, उसका पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर की सेंस में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी है तो ये वही वेक्टर ए ही। तो जो मैं पहले यहां पर डिस्कस करना चाह रहा था, उसी बात को मैं अब इधर डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, यानी अब हम पोजीशन, ये जो वेक्टर ए है, इसको यहां से खत्म कर सकते हैं क्योंकि हमने वेक्टर ए को नीचे फिक्स कर दिया। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ये वेक्टर ए है। अच्छा, वेक्टर ए किसके इक्वल था, हमने पहले लिखा कि दिस इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। इसका मतलब ये है कि अलोंग एक्स एक्सिस हमने एक्स यूनिट मूव करना है। चलें इसे हम ए आई प्लस बी जे कह देते हैं थोड़ी और आसानी के लिए। इसका मतलब ये है कि अलोंग एक्स एक्सिस हमने कितने यूनिट तय करने हैं, ए यूनिट्स तय करने हैं। ये ए और वेक्टर ए दो डिफरेंट चीजें हैं। ओके,
बल्कि हमें इसको चेंज ही कर लेना चाहिए। मैं इस वेक्टर को ही चेंज कर देता हूँ। सॉरी, ये थोड़ा सा नोटेशनली इशू हो सकता है, इस वजह से मैं ये चेंजिंग कर रहा हूँ। और मैं इस वेक्टर को वेक्टर ए कह देता हूँ। ओके, सो वेक्टर ए जो है उसका एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस ए यूनिट्स है और अलोंग वाई एक्सिस बी यूनिट्स हैं। तो यहां तक इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक अलोंग एक्स एक्सिस इसकी लंबाई कितनी है, ए है। और अलोंग वाई एक्सिस यहां से ऊपर की तरफ कितने यूनिट्स हमने मूव करना है, बी यूनिट्स मूव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आई और जे हैं बेसिकली ये हमारे पास इसके बेसिस हैं। यानी प्लेन में हर वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये लीनियर अलजेब्रा में भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ए आई प्लस बी जे, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे, and every vector in the plane can be expressed as a linear combination of unit vectors I and j। और अगर स्पेस की बात की जाए तो तब वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं कि वेक्टर a इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। यानी तब हम तीन यूनिट वेक्टर लेते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस और एक अलोंग जी एक्सिस। तो यहां पर अगर हम इसको भी ड्रा करें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो और इसको अगर हम जी एक्सिस कहें, तो अलोंग एक्स एक्सिस वन यूनिट तक जो बनने वाला वेक्टर होगा उसको हम आई कहेंगे। अलोंग ये एक्सिस वन यूनिट तक बनने वाले वेक्टर को हम ये यूनिट वेक्टर कहेंगे और अलोंग जी एक्सिस वन यूनिट का जो वेक्टर है उसको हम यूनिट वेक्टर के कहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि स्पेस में हर वेक्टर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई, जे एंड के एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, मैं दोबारा वापस आता हूं इसकी तरफ। अच्छा, मैग्नीट्यूड हमने डिस्कस कर लिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड चूंकि एक डिस्टेंस है तो वो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। और जीरो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब वेक्टर खुद एक जीरो वेक्टर होगा। अच्छा, अब ये जीरो वेक्टर क्या है? वी को जस्ट हमने जीरो नहीं लिखा बल्कि जीरो वेक्टर लिखा है। जीरो वेक्टर, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी उसकी डायरेक्शन के बारे में हमने कुछ नहीं कहा। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो यहाँ एक्चुअली उसकी चूंकि मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो हम इसे एक डॉट से अगर रिप्रेजेंट करें, मैं ये डॉट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये वाला, सिर्फ समझाने के लिए। तो अब इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है ये वेक्टर, यानी इसकी कोई भी डायरेक्शन है इनमें से, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी कांस्टेंट के साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा दें और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ दैट कांस्टेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। अच्छा, अब ये कांस्टेंट के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाने का क्या मतलब है? अगर हमारे पास एक वेक्टर हो ये वाला, फॉर एग्जांपल दिस इज द वेक्टर a, दिस इज वेक्टर a, तो इस वेक्टर को हम ऐसा करते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं या 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसकी मैग्नीट्यूड को 2 गुना कर रहे हैं। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब ये हुआ कि हम इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ा रहे हैं। डायरेक्शन हम नहीं छेड़ रहे, सिर्फ उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 2 गुना कर रहे हैं। एक मिनट, ये यानी ये पहले से, फॉर एग्जांपल ये 2 गुना हो गया है, तो ये वेक्टर 2a होगा। लेकिन अगर हम चाहें कि -2a फाइंड किया जाए तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? हम इसकी मैग्नीट्यूड 2 गुना करेंगे लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्टा देंगे। ओके, 180 डिग्री पर उसको रोटेट करवा देंगे। अब ये जो वेक्टर है ये -2a होगा। अच्छा, वहां पर हम बात कर रहे थे कि कांस्टेंट टाइम a मैग्नीट्यूड, c वेक्टर a मैग्नीट्यूड, तो ये किसके इक्वल होगा? अगर तो c पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली ये c और मैग्नीट्यूड ऑफ a के इक्वल होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड c टाइम बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम नेगेटिव c a का मैग्नीट्यूड फाइंड करें
तो ये इक्वल होता है c इंटू माइनस a वेक्टर मैग्नीट्यूड। ओके, हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ c, या c चूंकि पॉजिटिव हम लें तो ये बन जाएगा c, और ये बन जाएगा a माइनस a का मैग्नीट्यूड, माइनस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और माइनस a का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, क्योंकि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड मतलब टोटल लेंथ ऑफ वेक्टर, और माइनस ए, अब लेंथ तो उतनी ही रहती है ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो इसलिए अगर सी नेगेटिव भी हो तो हमें ये लिख देना चाहिए कि सी वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, मैं आपके क्वेश्चंस भी लेता हूं जी, 1 मिनट। अच्छा, यूनिट वेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स हैं इन द डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड इन द डायरेक्शन ऑफ जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगर किसी और डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम फाइंड करें तो उसको, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर v दैट इज इक्वल टू वेक्टर v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v। ओके, मैग्नीट्यूड जीरो वाला वेक्टर नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहलाता है, और इसको जीरो के ऊपर एरो लगाकर मेंशन किया जाना चाहिए। हम आमतौर पर गलती करते हैं कि इसे सिर्फ जीरो लिख देते हैं, लेकिन चूंकि ये एक वेक्टर है तो इसे जीरो के ऊपर एरो लगाकर मेंशन करना चाहिए। अच्छा, वेक्टर्स को बोल्ड करके भी लिखा जाता है। मसलन ये वेक्टर है, इसको हमने ए लिखा है, तो बाज बुक्स में इसको यूं भी लिखा जाता है बोल्ड करके वेक्टर ए, उसके ऊपर फिर एरो नहीं लगाया जाता। लेकिन चूंकि कॉपी पर ये लिखना मुश्किल हो जाता है, जैसे अभी आपने देखा कि ये बनाने में हमें काफी मसला आ रहा है, तो इसलिए हम ये नोटेशन यूज ही नहीं करते, हम जस्ट वेक्टर ऊपर एरो लगाना पसंद करते हैं। अच्छा, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। यानी एक ये वेक्टर है हमारे पास और एक ये वेक्टर है, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी इनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर ये वेक्टर ए होगा तो हम इसको नेगेटिव ए लिखेंगे। तो नेगेटिव लगाने से, यानी हमने -1 से मल्टीप्लाई करवाना है, मतलब ये हुआ कि सिर्फ उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हों, सिंपली एक पॉइंट दिया गया हो, चलें दो पॉइंट की बात भी बाद में करते हैं। अगर सिंपल एक पॉइंट पी दिया गया हो जिसके कंपोनेंट्स हों एक्स वाई कॉमा जी, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। यानी कि चलें प्लेन में बात करते हैं, ये हमारे पास पॉइंट पी है जिसके कंपोनेंट्स हैं जस्ट एक्स एंड वाई। तो इसका पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से आप इसको स्टार्ट करें तो ये क्या बनेगा, एक्स आई प्लस वाई जे। ओके, इससे आगे जाने से पहले मैं अब आपके थोड़े से क्वेश्चन देख लेता हूँ और फिर इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं जी सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर्स। ओके, अब पैरेलल वेक्टर्स क्या है, मैं 1 मिनट जी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं एक वेक्टर ये लेता हूँ, ये एक वेक्टर है। ओके, और एक वेक्टर ये लेता हूँ, ये दोनों वेक्टर जो हैं ये इक्वल हैं। ओके, इक्वल है ना, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। ओके, तो हम इन्हें कह रहे हैं कि दीज आर इक्वल, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, सो वी कैन से दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल। अच्छा, पैरेलल होने के लिए क्या जरूरी होता है भला, हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी if there exists some scalar, some real number c in R such that vector B is equal to C and vector A, या फिर आप यूं लिख लें कि वेक्टर A is equal to C and vector B। ओके, यानी कोई भी रियल नंबर अगर अगर हमें ऐसा मिल जाए कि किसी एक वेक्टर के साथ वो रियल नंबर मल्टीप्लाई करने से दूसरा वेक्टर आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अच्छा, ये C1 भी तो हो सकता है, ऐसा ही है ना। अगर हम C1 ले लें, यानी हम अगर ये ले लें कि इफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B, तो इसका मतलब ये है कि C की जगह हम 1 ले सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B। यानी हमने क्या कहा कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हों तो वो पैरेलल होते हैं। ओके, अब चलते हैं इसके उलट। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हों। फॉर एग्जांपल हम एक वेक्टर ए ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू 2 इंटू बी।
तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल तो होंगे, लेकिन ये इक्वल तो नहीं है ना। तो ये इनमें फर्क है। दो वेक्टर अगर इक्वल हों तो वो पैरेलल होते हैं, लेकिन अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो जरूरी नहीं होता कि वो दोनों वेक्टर्स इक्वल भी हों। जैसे अभी मैं इस वेक्टर में थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, ये जो वेक्टर बी है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, अब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं हैं। जी जी, अफजाल कह रहे हैं कि उनकी डायरेक्शन सेम हो। यस, उनकी डायरेक्शन सेम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? वेलोसिटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कही जाती है, और स्पीड जो है उसके लिए डायरेक्शन को होना जरूरी नहीं है। ओके 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 बिलाल, ये पिछला है, ये आप मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी डिफरेंस विद एग्जांपल, क्या मतलब है कि ये मसलन एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो यहाँ से मूव करना शुरू कर देता है इस डायरेक्शन में, और साथ में हम डायरेक्शन भी अगर मेंशन कर दें, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये एक पोजीशन है, यहां से एक शख्स दौड़ता है और 5 मिनट में वो इस पॉइंट से 5 किलोमीटर दूर निकल जाता है। अब वो जो 5 किलोमीटर दूर चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो यहां तक 5 किलोमीटर हो सकता है, यहां तक 5 किलोमीटर हो सकता है, यहां तक हो सकता है, यहां तक हो सकता है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो स्पीड थी वो थी 1 किलोमीटर पर मिनट। मान लें कि वैसे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि 5 मिनट में उसने 5 किलोमीटर का फासला तय किया। उसके लिए डायरेक्शन हमने नहीं बताई कि वो किस डायरेक्शन में गया, वो शुमाल में गया है, जनूब में गया है, मगरिब में गया है, मशरिक में गया है। तो हम ये कहेंगे कि उसकी जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर मिनट है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि वो इस डायरेक्शन में गया है, उसके साथ हमने डायरेक्शन भी मेंशन कर दी है, और हमने ये कहा कि 5 मिनट में उसने 5 किलोमीटर का फासला इस डायरेक्शन में तय किया है, तो तब हम ये कन्वेंशनली ये यूज करेंगे कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 1 किलोमीटर पर मिनट है। ओके, नेगेटिव वेक्टर चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस, ओके ओके, चलें ये जो क्वेश्चंस हैं ये आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं, तो इसलिए उसके साथ ही इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं एट द एंड ये सारे क्वेश्चंस आपके रीड भी करूंगा। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं जी रेशो फार्मूला की। रेशो फार्मूला क्या है कि लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। कैसे जी, यहाँ पर हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं, कोई से दो पॉइंट्स हैं। एक मिनट, ये मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए। ओके, हम इसको मेंशन कर देते हैं कि दिस इज वेक्टर ए। और एक और वेक्टर है वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। ओके, यही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ अ पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो पी रेशियो क्यू, कि वो जो ए और बी को मिलाने वाली एक लाइन है, उसको उसके ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। हम्म, ये कि पॉइंट, ये जो इन दोनों को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट को हम पॉइंट पी कह देते हैं। अब हमारा इंटरेस्ट ये है कि इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हमें मिले। अच्छा, इस पॉइंट पी ने इसको पी रेशो क्यू में डिवाइड कर दिया है। क्या मतलब है कि अगर इस पॉइंट से यहां तक जो डिस्टेंस है, अगर वो पी यूनिट है, तो पी से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्यू यूनिट है, या उनकी जो रेशो है वो पी रेशो क्यू है। पी रेशो क्यू से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल हम ये कह दें कि 2:1 है, तो हो सकता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट हो, और पी से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 1 यूनिट हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो डिस्टेंस है, जहाँ 2 है उसकी जगह 4 हो, और यहाँ पर 2 हो। इसका मतलब यह है कि उनकी रेशो तो 2:1 ही रहेगी ना।
रेशो सेम, रेशो की बात हो रही है, एग्जैक्टली बात नहीं हो रही कि टू पी रेशो पी एंड क्यू है, बस उनकी रेशो पी रेशो क्यू है। ओके, तो अगर इस पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर में हम इंटरेस्टेड हों, यानी यहां से ओरिजिन से पॉइंट पी तक का जो बनने वाला वेक्टर है, वेक्टर ओ पी, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? रेशो फार्मूला हमें बताता है कि इसका पोजीशन वेक्टर आप इस तरह से फाइंड करें कि इस P को इस B के साथ मल्टीप्लाई करें, PB, इस Q को वेक्टर A के साथ मल्टीप्लाई करें, QA, एंड डिवाइडेड बाय P प्लस Q कर लें। ओके, तो ये है हमारे पास रेशो फार्मूला। ओके, angles alpha, beta and gamma are direction angles of a vector if and only if cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1। अब ये डायरेक्शन एंगल्स कैसे बनते हैं? P और Q वेक्टर होंगे जी? नहीं, P और Q जस्ट नंबर्स हैं, दीज आर नॉट वेक्टर्स। यहाँ पर ये जो P और Q हैं, ये नंबर्स हैं, जैसे मैंने 2 4 की बात की, इस तरह से ये कोई और नंबर भी हो सकते हैं। अच्छा, हम बात करने लगे थे डायरेक्शन एंगल्स के बारे में। डायरेक्शन एंगल जो अल्फा, बीटा और गैमा हम लेते हैं, इनसे मुराद क्या है? मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर देता हूं। अब हम बात करेंगे थ्री डी स्पेस में, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, हम तीनों इन्वॉल्व करने वाले हैं। इसको हटा देते हैं। ओके, तो ये हम ले रहे हैं जी, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस। मैं उम्मीद करता हूं आपको इसके बारे में आइडिया होगा कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस क्या है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जी। ओके, अब हम एक वेक्टर लेते हैं यहाँ पे, कोई भी एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल दिस इज द वेक्टर इन, ये अब स्पेस में है, अब ये प्लेन में नहीं है, स्पेस में है, यानी आप यूं समझ लें कि आपका जो रूम है उसकी, उसमें ये एक वेक्टर, उसकी एक नुक्कड़ से आप एक स्टिक लगा दें उसको, यानी एक बड़ी सी स्टिक लें और किसी कमरे की नुक्कड़ के साथ उसको लगा दें, तो वो जो कमरे में आपके पास 3 कोने हैं फर्श के साथ, और 2 जो दीवारें हैं उनके दरमियान में जो ये बन रही हैं, ये वो लाइनें हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस। मसलन आप उस कोने की तरफ देख रहे हैं, तो फर्श के साथ और एक दीवार जो आपके दाईं तरफ है और एक दीवार जो आपके बाईं तरफ है, तो वहां जो उनके इंटरसेक्शंस हैं, ये दो, ये फर्श और ये दीवार का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस, फिर इस फर्श और इस दीवार का इंटरसेक्शन वाई एक्सिस, और उन दो दीवारों का इंटरसेक्शन जो है वो जी एक्सिस। ओके, तो हम ये भी कैलकुलस में आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक लाइन बनती है। तो ये हमने एक वेक्टर लिया है, यानी जैसे मैंने अभी कहा कि आप एक स्टिक ले लें उसमें, तो ये हमने एक स्टिक रख दी है उस कोने में। अच्छा, अब इस स्टिक का इन तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल भी बनेगा। एक्स एक्सिस के साथ उसका जो बनने वाला एंगल है उसको हम कह देते हैं एंगल अल्फा, यानी एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके उस वेक्टर तक बनने वाले एंगल को हम अल्फा कह रहे हैं। वाई एक्सिस से स्टार्ट करके उस तक बनने वाला जो एंगल है उसको हम बीटा कह देते हैं, और z एक्सिस से स्टार्ट करके उस वेक्टर तक जो बनने वाला एंगल है उसको हम गैमा कह देते हैं। तो ये जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गैमा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ओके, यहाँ उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को अगर हम अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को बीटा और जी एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल को गैमा कहें, तो यहाँ पर ये जो अल्फा, बीटा और गैमा हैं, ये डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। ओके, और इनकी ये और डायरेक्शन एंगल फाइंड कैसे किए जाते हैं? फॉर एग्जांपल ये वेक्टर v है, तो आप ऐसा करें कि वेक्टर v का यूनिट वेक्टर फाइंड करें। यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। ओके, फॉर एग्जांपल वेक्टर v इक्वल है a i प्लस b j प्लस c k, तो वेक्टर v क्या होगा? a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर स्क्वायर रूट इनटू i प्लस b
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और साथ में जे, और प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर के। तो यहाँ पर अगर हम कॉज अल्फा लें तो कॉज अल्फा इक्वल होता है ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह कॉस बीटा इक्वल होता है बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉस गैमा जो है वो इक्वल होता है सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं। डायरेक्शन एंगल का अगर कॉज ले लिया जाए तो उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। यानी कॉज अल्फा ये होगा, कॉस बीटा होगा जे कंपोनेंट यानी वाई कंपोनेंट, और जी कंपोनेंट जो है वो कॉस गैमा होगा। अच्छा, ऑब्वियसली अगर हम इनका स्क्वायर लेकर इनको ऐड करें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, अगर हम ये कर दें तो ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह प्लस करेंगे बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस करेंगे सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये 1 के इक्वल होगा। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर अल्फा बीटा गैमा टू बिकम डायरेक्शन एंगल्स। ओके, ओके जी, यहां तक इसी मीटिंग को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, परपेंडिकुलर कब होते हैं, कैसे इनको यूज करते हुए हम एरिया या वॉल्यूम के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, 5 मिनट टाइम है, मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ। ओके जी, क्या कह रहे थे जी लास्ट में? पी और क्यू वेक्टर होंगे? नहीं जी, स्केलर होंगे। सर अब हम जो स्केलर यूज कर रहे हैं तो शो पैरेलल, तो सर स्केलर पे कोई कंडीशन तो लगेगी ना, लाइक पॉजिटिव? नहीं जी अफजाल, 1 मिनट, मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। स्पीड एंड वेलोसिटी पैरेलल वेक्टर स्केलर मल्टीपल होते हैं जी, बिल्कुल। सिंपल ये कह लें कि उनकी डायरेक्शन सेम होती है जी, बिल्कुल। दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, लेकिन एक और बात, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन वालों को भी पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। अब ये फिजिक्स में बाजू का ये पढ़ाया जाता है जी, पैरेलल वही है जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, और मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं कहा जाता। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये दो वेक्टर लिखें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेक्टर ये लिखता हूँ, एक ये वेक्टर है, और एक मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसको रोटेट करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा छोटा भी कर देते हैं और इसको 180 डिग्री पे मैं रोटेट भी करवा दूं, तो अब भी हम ये कहेंगे कि दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। बाज औकात इनको एंटी पैरेलल का नाम भी दिया जाता है, लेकिन हम जो बुक पढ़ रहे हैं इसमें पैरेलल इसी तरह से डिफाइंड हैं, और ये पैरेलल ही होते हैं। एक्चुअली उनको एज अ लाइन देखा जाता है कि क्या ये पैरेलल हैं। तो ये दोनों की अगर लाइनें देखी जाए, जिन लाइनों के ऊपर ये दोनों वेक्टर्स मौजूद हैं, तो वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो ये बाज औकात कंटेक्स्ट, बुक का जो कंटेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें वेरी भी कर सकती हैं। तो इसलिए मैं दोनों आपको बता रहा हूं कि बाज औकात इसको, यहाँ पर ये जो वेक्टर ए और बी हमने लिखे हैं इनको पैरेलल कहते हैं, और बाज औकात इनको एंटी पैरेलल भी कहते हैं। यानी जहां पर एंटी पैरेलल को अलग से डिफाइन करना हो तो फिर पैरेलल के लिए कह दिया जाता है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। फिर चूंकि वो आगे चलकर एंटी पैरेलल डिफाइन करना चाह रहे होते हैं कि जिसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो वो एंटी पैरेलल होंगे। सो ये डिपेंड करता है कि आप उसमें किस कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। इस बुक में बहरहाल उसकी डायरेक्शन के लिए ये नहीं कहा गया। यहाँ पर इस बुक में सेकंड ईयर में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल कंसीडर होंगे। ओके, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज स्पीड। ओके सर, अब हम जो स्केलर यूज कर रहे हैं तो शो पैरेलल, तो सर स्केलर पे कोई कंडीशन तो लगेगी नहीं, लाइक पॉजिटिव? नहीं अफजाल, मैं ये बता चुका हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं। स्केलर जीरो भी हो सकता है जी, बिल्कुल। जीरो भी एक स्केलर है और जीरो वेक्टर भी लिया जाता है। वेक्टर उस सेंस में जब हम ये कहें कि उसकी डायरेक्शन भी है।
Scalar may be zero. In this case, vector is the null vector. ओके जी, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना फिर मैं ये मीटिंग एंड करके नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ।